तो क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले जो आज बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भारत के दौरे से। आखिरकार हम इसे क्या कहें, क्या ये सिर्फ एक मेजबानी थी या फिर यूं माना जाए कि आतंक के मसले पर जो तमाम चर्चाएं होनी थी उसकी पहल तो नहीं हुई लेकिन आदर सत्कार में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या इसे महज कूटनीति कहा जा सकता है? इन तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा। दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आखिरकार कितने पाक थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मंसूबे? अरदास की उन्होंने, व्यक्तिगत उनका एक ये ट्रिप था, जाहिर सी बात है, लेकिन इस जियारत से क्या भारत के तमाम वो चिंताओं को दूर कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे? क्या ये कोशिश की गई? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने देने जा रहे हैं वो दरअसल ये है, कृष्णा तीरथ जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, आज वो बताएंगे न्यूज नेशन को कि दरअसल क्या उन्हें वाकई में भरोसा है कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित हैं। उनका कहना है नहीं। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। और सबसे पहले आइए आपके सामने हम पेश करते हैं 2 तस्वीरें। इन 2 तस्वीरों से आप देखकर ये समझ सकते हैं कि भारत की यात्रा पर आए परवेज जो है वो पाकिस्तान के जियारत करने के लिए पहुंचे थे और वहीं दूसरी वक्त जयपुर में उनकी मेहमान नवाजी भी हो रही थी। होटल के बाहर उनका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। देश भर में तमाम जगहों पर इसका विरोध हो रहा था और सड़क से संसद तक हर जगह यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार एक ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ संबंधों को एक साथ नहीं रह सकते, पहले की तरह उसे बहाल नहीं किया जा सकता, ऐसे में कैसे आप एक तरफ मेजबानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरादे की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए इस पूरे मसले पर आखिरकार क्या सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए। ये कैसा अतिथि सत्कार। भारत में पाकिस्तान की नापाक हरकत किसी से छुपी नहीं है। कारगिल को लोग भूले नहीं हैं तो मेंढर के जख्म अभी भी ताजा हैं। ऐसे में देश का हर शख्स पूछ रहा है कि अतिथि सत्कार के तहत उस शख्स के सामने झुकने का क्या मतलब है जिसकी फौज की वर्दी भारतीय जवानों के खून से रंगी है। हमें लगता है कि जो देश के विदेश मंत्री कर रहे हैं वो देश में जो आज जन भावना है उसके विपरीत है। देश नहीं चाहता है कि इस प्रकार की कर्टसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उपलब्ध कराई जाए। कर्टसी देना चाहिए, लेकिन वो राजस्थान की सरकार भी कर सकती थी और हमको लगता है कि विदेश मंत्री का जाना कतई वाजिब नहीं है। निजी यात्रा के लिए प्रोटोकॉल क्यों? दूसरा अहम सवाल यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अजमेर दौरा उनकी निजी यात्रा थी, तो फिर उनके अगवानी के लिए भारतीय विदेश मंत्री को जयपुर जाने की क्या जरूरत थी? अगर प्रोटोकॉल की मजबूरी थी तो उसके लिए तो विदेश मंत्रालय के किसी सरकारी अधिकारी को भी भेजा जा सकता था। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर का ढांचा जब तक चेक नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा पाकिस्तान से, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। उस बातचीत की धज्जियां उड़ाते हुए, उन प्राइम मिनिस्टर की बात के कहने को धज्जियां उड़ाते हुए सलमान खुर्शीद अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को प्लीज करने के लिए जयपुर में जबरदस्ती एक प्राइवेट विजिट को ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल विजिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल भी तोड़ रहे हैं और इस देश की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। नीतियों को लेकर ढुलमुल रवैया। एक तरफ प्रधानमंत्री एक दिन पहले संसद में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हैं, दूसरे ही दिन उनके विदेश मंत्री 56 भोग के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लजीज भोजन परोसते हैं। ऐसे में सरकार की नीतियों पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। मुलाकात से खोया जनता का विश्वास। आखिरी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बेवक्त मुलाकात से सरकार ने जनता का विश्वास खोया है? पाकिस्तान के मामले पर सरकार बार बार कड़ा रवैया अपनाने का ऐलान करती है, लेकिन अगले ही पल पाकिस्तान के लिए उसका स्टैंड अचानक बदल जाता है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के रवैये से सरकार जनता में अपना विश्वास बहाल कर पाएगी? टीम न्यूज नेशन। दरअसल पूरे भारत में आज सवाल ये खड़ा है कि क्या वाकई में भारत सरकार का ये दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड नहीं है? क्यों इस तरीके की से बातें की जा रही हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते और दूसरी तरफ कहीं न कहीं आप मेजबानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मसले पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ई विलियम साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हमारे साथ चमेल सिंह की पत्नी मौजूद हैं, जो अभी भी अपने पति के शव की वापसी का इंतजार कर रही हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता
किरीट समैया मौजूद हैं, विनोद ग्रोवर जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, सबसे पहले हम आपका रुख करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है, एक बहुत बड़ा तबका है जो मान रहा है कि दरअसल भारत को मेजबानी आगे एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक आतंकवाद पर कोई ठोस बातचीत नहीं होती तब तक किसी भी तरह की कोई भी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी वजीर आजम का इस भारत जाना कुछ अचंभे की बात है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान में ट्रैक 1 लेवल के ऊपर तकरीबन कॉन्टेक्ट्स मादूम हैं और जो प्लान मीटिंग्स थी वो भी नहीं हुई। तो पाकिस्तान में भी लोग कुछ परेशान हैं कि वजीर आजम साहब को क्या सूझी कि वो इस वक्त भारत चल पड़े। उनका अपना जाती दौरा बताया जाता है, वो दरगाह शरीफ पे गए हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी जा सकते थे, मगर उन्होंने अभी जाने का सोचा। अब तो ये भारत पे मुनहसर है कि वो किस तरीके से इसको डील करता है, ट्रीट करता है। अगर घर आए मेहमान को वो उससे कुछ फायदा हासिल करना चाहता है तो यही जो आप शिकायतें इस वक्त टेलीविजन पे कर रहे हैं, उनसे जाती तौर पे सलमान खुर्शीद साहब भी कर सकते हैं और उनके पास शायद कोई जवाब भी होगा इसका। नहीं, शिकायतें तो जैसा यहां पर है वो की नहीं गई हैं। शिकायत इसलिए नहीं कही गई है क्योंकि इसे माना जा रहा है कि एक निजी दौरा है, लेकिन जिस तरीके से इस दौरे को अंजाम दिया गया, अगर पाकिस्तान में इसे लेकर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे तो सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार प्रधानमंत्री करना क्या चाहते थे? नहीं, हमें तो मालूम है कि ये अपने दरगाह शरीफ विजिट के लिए गए हैं और क्योंकि उनके 6 दिन के बाद हुकूमत खत्म होने वाली है और 16 तारीख की रात को वो बिल्कुल वजीर आजम भी नहीं रहेंगे। उसके बाद शायद वजीर आजम तो रहेंगे 2-3 दिन के लिए जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये उनका जो दौरा है कि वो जाना चाहते थे, शायद प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो कुछ पर्क्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत का दौरा करना चाहते थे। और हो सकता है कि सलमान खुर्शीद साहब से मुलाकात भी करना चाहते हो, कुछ उनकी पहले से जान पहचान हो। मैं नहीं जानता, सलमान खुर्शीद साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। चलिए विलियम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री पद के पर्क्स को एंजॉय करने का ट्रिप था, और अगर ऐसा था तो क्या भारत को मेजबानी करनी चाहिए थी? मैं तो काफी सरप्राइज हूं जिस तरीके से अभी एवाइस पाटिल साहब ने, लेकिन मैं सोचता हूँ ये पर्सनल विजिट है और शायद हो सकता है कि वो दोबारा नहीं आए ये पद पे और फिर जो है ये ऑफिशियल क्वाजी ऑफिशियल जो है विजिट ना हो जी। लेकिन मेरे ख्याल से ये पर्सनल विजिट है और इसको जो है उसी नजरिए से देखना चाहिए। बाकी जो मीटिंग्स उन्होंने प्लान करी थी वो तो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करी जी, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब जाके मिले, अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ डायलॉग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू, वो जरूरी है कि डायलॉग होना चाहिए, किस तरीके से अलग अलग तरीके। और ये पहले जो है वजीर आजम जो है यहाँ पर आए हैं जी, और कोई भी हाई डिग्निटरी, ये जो इंसिडेंट्स जनवरी के इंसिडेंट्स जो हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर के एरिया में, ये पहली दफे जो है ये विजिट आई है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे इसीलिए तो ये बात हो रही है कि आप अपने सैनिकों के सर की वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजबानी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। विनोद ग्रोवर साहब, आपकी क्या राय है, क्या ये मेजबानी रखी जानी चाहिए थी या फिर ये भी आपके लिए एक सरप्राइज है? नहीं, देखिए कर्टसी तो दिखानी चाहिए, पर मेरे विचार में सलमान खुर्शीद साहब को नहीं जाना चाहिए था जयपुर। कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट जा सकते थे। हमें कुछ उन पाकिस्तान को दिखाना चाहिए था कि भाई हम उनसे थोड़े नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, पर कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिखाना पड़ता है जी। पर कर्टसी तो दिखानी चाहिए, उसमें क्या हर्ज है, हमने क्या हानि है उसमें? बिल्कुल, पर ये इससे मैं सहमत नहीं हूं कि सलमान खुर्शीद साहब गए थे। बिल्कुल, तो सलमान खुर्शीद साहब को वहां जाना चाहिए या नहीं, इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। किरीट समैया जी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप माखौल उड़ाते हुए दिखाई जरूर दे रहे थे। नहीं, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर अजमेर शरीफ में दरगाह के दर्शन के लिए आता है तो हम कैसे विरोध करने का सवाल पैदा नहीं होता है। किंतु यहां पर 2 दिन पहले कांग्रेस के यानी देश के प्रधानमंत्री तीखा प्रहार करते हैं और फिर तीसरे दिन वही प्रधानमंत्री, वही कांग्रेस सलमान खुर्शीद को जयपुर भेजकर जो आतंक के मेहमान है उनको कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। ये तो मजाक है। देश की जनता की जो भावना है उनका सिर्फ अपमाननीय मजाक है। बिल्कुल, वहां के प्रधानमंत्री आते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, ठीक है,
लेकिन सलमान खुर्शीद अकेले नहीं जा सकते। सोनिया गांधी की परमिशन, राहुल गांधी के आशीर्वाद के बगैर वो पहुंच ही नहीं सकते। यानी कांग्रेस ने इसमें भी वोट बैंक की राजनीति की। चलिए, ये वोट बैंक की राजनीति वाकई में अपने आप में काफी अहम है। किरीट समैया जी, हम आपके पास वापस आते हैं। इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन पर बढ़ें, कमलेश जी हमारे साथ मौजूद है, कमलेश देवी जी जो कि चैमल सिंह की पत्नी है। क्या आज आपको लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी कुछ ज्यादा हो रही है? आज आप अपनी पति के शव का इंतजार आज भी कर रही हैं, उसके बारे में अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है? हेलो जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और चले गए, आप लोगों को आज कहीं ज्यादा अफसोस हो रहा होगा? कमलेश जी। हाँ, ऐसा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इधर आए थे वो किस जात के लिए इधर आए थे? पहले तो सारे गवर्नमेंट ने पूछना चाहिए था पर तो क्या कहने वास्ते तुस इत्थै आवा दे हो? अगर साढ़े पति का सब उधर पेदा ओहदे वास्ते कोई मांग नहीं की, उन्हें बुलाने वास्ते इधर उनका बड़ा स्वागत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ा सवाल है। और आइए हम एक बार फिर चलते हैं शहजाद साहब के पास। शहजाद साहब, अगर देखा जाए तो भारत लगातार ये मांग करता आ रहा है कि आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं न कहीं पाकिस्तान में मौजूद है और जिसको कहीं न कहीं स्टेट पेट्रोनेज भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। मौजूदा सरकार से तो नाउमीदगी साफ दिखाई दे रही है। भारत सरकार इस बारे में कहती भी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी, पाकिस्तान पिछले 12 साल से एक जंग तो कर रहा है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, और इंडिया में जो अब तक सुकून है वो मेरे ख्याल में खास तौर पर इसी वजह से है कि पाकिस्तान ने एक बफर स्टेट का काम किया हुआ है और उनसे लड़े जा रहा है। अगर भारत को इसके बावजूद बहुत सी अगर शिकायत हैं तो उसका फिर जो बेहतर तरीका है वो बातचीत के जरिए ही होता है। यानी अगर आप बात करना बंद कर देंगे तो आप किस तरीके से अपनी शिकायत पहुंचाएंगे पाकिस्तान तक कि हमारी ये जरूरत है या हमारी ये शिकायत है, या हम इस तरह से। शहजाद साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बातचीत का जरिया तब बनता है जब बातचीत के बाद कुछ होता हुआ हासिल दिखाई भी दे। आप एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ 26/11 होता है। आप एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ हाफिज सईद कहते हैं कि हम बदला लेंगे। यहां एक कैदी को फांसी दी जाती है जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया है, और उसके बाद पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि इसका बदला लिया जाएगा। यहां बातचीत कैसे हो सकती है? जी हाँ, बातचीत का मतलब ये होता है कि दूसरे की भी सुनी जाए, अपनी कही जाए और दूसरे की भी सुनी जाए। अगर बातचीत का मतलब आप ये ले रहे हैं कि सिर्फ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, तो फिर वो बातचीत नहीं होती है, वो डिक्टेशन होती है। तो डिक्टेशन तो आपको पता है कि कोई मुल्क भी नहीं लेता। नहीं, डिक्टेशन पाकिस्तान से लेने के लिए कौन कह रहा है? लेकिन आप ही बताइए ना, तमाम एविडेंस लगातार भारत सरकार अपने हिसाब से देती आ रही है। कम से कम यही हम भारतीय आवाम को तो यही जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं होती। हाँ, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इस तरह जनरलाइज करते हैं बात को तो अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सारी चीजें बीच में से मिस कर जाते हैं। जिस तरीके से कि अजमल कसाब का केस था और मुंबई का, उसके अंदर जब हमारा जुडिशल कमीशन जाता है तो वहां पे उसको एक्सेस नहीं दी जाती। वो जो एविडेंस, आप जिसको एविडेंस कहते हैं, वो डॉसियर की शक्ल में जो आता है, उसको जब तक क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए वो एविडेंस नहीं बनता। ये वही कवानीन है जो कि आपके यहाँ कानून के अंदर है और वही हमारे यहाँ है। इसलिए जब तक हम अपने लेवल्स के ऊपर, यानी अगर पाकिस्तान ये समझे कि जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है वो भारत में नहीं है, या जो भारत उल्टा ये समझे कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लॉ का बहुत लो है एज कम्पेयर टू, तो फिर बातचीत होती नहीं। हमारा एंग्लो सेक्सन लॉ है, दोनों मुल्कों की बुनियाद एक ही है। एंग्लो सेक्सन लॉ के हिसाब से वही लॉ ऑफ एविडेंस होता है, तो उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये जब तक मिलके काम नहीं करेंगे ये पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, मिलके काम करने की बात तो लगातार होती ही रहती है, लेकिन अब जरा आप ये बताइए ना, जो भी एविडेंसेस भारत सरकार कहती है, उसने वॉइस सैंपल आपके सामने भेजा, वॉइस सैंपल को आप नकार देते हैं। आप वॉइस सैंपल वहां से हाफिज सईद का भेजने को तैयार नहीं होते हैं। चलिए, इन तमाम एविडेंसेस की बात छोड़ देते हैं। अभी जो जिस तरीके से बॉर्डर एस्केलेशन हुआ था, उसमें 2 भारतीय सैनिकों का सर कलम कर दिया गया। इसके ऊपर बस एक अफसोस ही तो जाहिर करना था। मानवता का आधार है, अगर आप इतना भी कर दें तो काफी हो जाएगा। जी, मुझे मालूम है 4 पाकिस्तानी मारे गए उसी एलओसी एस्केलेशंस के अंदर। आपकी फौज का एक दस्ता आया, उसने स्टॉर्म किया पाकिस्तानी पोजीशन को और 2 लोगों को मार के चला गया, एक को जख्मी किया जो बाद में चल बसा, और एक तो ऐसा जो कि बेचारा अपना रास्ता भूल गया और डिक्लेयर भी किया गया, उसको निहत्थे खून मार दिया गया। ये अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह किसी ने कहा था कि हर साल में 20 से 25 लोग दोनों साइड्स के ऊपर मारे जाते हैं।
80 से 85 LOC की वायलेशन है दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और इसका मतलब ये हुआ कि हम ये LOC की सैंक्टिटी को मेंटेन तो कर रहे हैं 2003 से।